तो आज हम बायोलॉजी विषय में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न खासतौर से ऐसे हैं जिन पे पूरी तरह से गारंटी नहीं दी जा सकती कौन से आ सकते हैं, लेकिन जो बार बार आते हैं, बार बार आए हैं क्वेश्चन, उन पर हम कुछ चर्चा करेंगे। और ये क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में नहीं आएंगे तो ये लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में दूसरी तरह से आ सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको नोट कर लीजिए और ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न है, कौन सा आभासी फल या कूट फल है? फॉल्स फ्रूट कौन सा है? कूट फल के नाम से आता है क्वेश्चन या आभासी फल के नाम से आ सकता है। तो आभासी फल क्या है? जो अंडाशय से विकसित होते हैं उनको सत्य फल कहते हैं, और जो अंडाशय के अतिरिक्त किसी भाग से विकसित होते हैं वो कहलाते हैं कूट फल या आभासी फल। तो सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू और आम, ये चार विकल्प दिए हुए हैं। अब थोड़ा ये दूसरी तरह से क्वेश्चन आया है, तो इसमें सबसे पहले हम देखें कौन सा आभासी फल नहीं है, मतलब कौन सा फल वास्तविक फल है, ये आपको बताना है। तो सेब, स्ट्रॉबेरी, काजू, ये सब क्या है? फॉल्स फ्रूट है, कूट फल है, लेकिन आम जो है ये कूट फल नहीं है। तो इस तरह से नहीं है पूछा गया, इसलिए आम होगा इसका आंसर। बाकी सब असत्य फल है, आभासी फल है। अगला क्वेश्चन है, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए अर्धसूत्रीय विभाजन होंगे। लघु बीजाणु जनन आप लोगों ने पढ़ा है, दीर्घ बीजाणु जनन या गुरु बीजाणु जनन आपने पढ़ा है। तो गुरु बीजाणु जनन अगर यही पूछा जाता तो उतने ही विभाजन होते जितने गुरु बीजाणु की का ही निर्माण होता, जितने विभाजन होते उतने ही गुरु बीजाणु बनते। अगर यहाँ पे गुरु बीजाणु पूछा जाता तो 112 विभाजन की जरूरत होती, लेकिन अगर ये 112 दिया हुआ लघु बीजाणुओं के निर्माण के लिए अर्धसूत्रीय विभाजन कितने होंगे, तो इसको आपको क्या करना होगा? 112 को 4 से आपको भाग देना होगा, तो पता चल जाएगा कितने होंगे। 28 आ रहा है, तो ये होगा 28 विभाजन होंगे, क्योंकि एक अर्धसूत्रीय विभाजन से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईवीएफ या जिसको कहा जाता है परख नली शिशु। परख नली शिशु आईवीएफ, आई इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये फुल फॉर्म होता है आईवीएफ का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा आपको जिफ्ट और गिफ्ट का भी फुल फॉर्म जरूर आना चाहिए, एमटीपी का पूरा नाम मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, टर्नर और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपके कोर्स में 3 है, मंगोली जड़ता या जिसको कहा गया है डाउन सिंड्रोम, इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ये कोर्स में है। इसमें से तीनों में से कुछ ना कुछ आता है हर बार। तो अगर टर्नर सिंड्रोम की बात की जाए तो इसमें टर्नर वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, क्लीनेफेल्टर ने बताया। तो टर्नर सिंड्रोम ऐसे व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 1 कम होती है। तो इसमें टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने होते हैं? आमतौर पे मनुष्य में गुणसूत्रों की कोशिकाओं में संख्या होती है 46, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में होती है कितनी? 45 गुणसूत्र होते हैं। और क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम में नर या मादा गुणसूत्रों की संख्या अधिक हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि 47 या 48 कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसको आपको मालूम होना चाहिए। अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत का मतलब हुआ कि जो जीवों में डीएनए है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है, और आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो इसी को कहा जाता है अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत, अणु जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। इसमें से कई क्वेश्चन बन जा रहे हैं। डीएनए से डीएनए को कहते हैं बनने को द्विगुणन, डीएनए द्विगुणन या डीएनए प्रतिकृतिकरण लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और डीएनए से आरएनए बनने को कहा जाता है अनुलेखन। याद करिए, अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने को कहा जाता है अनुवादन या ट्रांसलेशन कहा जाता है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, खासतौर से दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में अंतर लिखिए। तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज दोनों एंजाइम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीएनए निर्माण को जो बना करता है वो है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए जो डुप्लीकेशन होता है उसमें भाग लेता है डीएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए का निर्माण करने में सहायक होता है। तो दोनों में बहुत ही आसान है, ये डीएनए बनाने में सहायक है और ये आरएनए बनाने में सहायक है। तो डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज में ये अंतर आप देख लेंगे। इस पर हमने लॉन्ग वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर प्रोटीन निर्माण या अनुलेखन के बारे में आता है तब आपको इसको डिटेल में लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है, आणविक कैंचियाँ क्या है। आणविक कैंचियाँ या आणविक चाकू पूछा जाता है। आणविक चाकू क्या है, तो ये एंजाइम है, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को विशेष जगह से काटता है, इसलिए इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहा जाता है। विशेष तौर पे काटता है, बीच से काटता है, इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। बाहरी काटे तो एक्सोन्यूक्लियस कहलाता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, आणविक कैंची कहा जाता है, जिसका उपयोग खास तौर से किस में होता है, डीएनए को काटने में, और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको बनाने में इसका उपयोग होता है। अब अगला क्वेश्चन है, बायोपायरेसी क्या है। बायोपायरेसी तो शब्द से ही पता चल रहा है, बायो का मतलब जैव और पायरेसी का मतलब डकैती। तो ऐसा बायोपायरेसी क्या है कि किसी देश के जैविक संसाधन का अनधिकृत उपयोग बिना उसका पेटेंट लिए, उसका लाइसेंस लिए, अगर कोई उसका बहुराष्ट्रीय कंपनी या देश उसका उपयोग करता है तो इसको कहते हैं बायोपायरेसी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है बायोपायरेसी और पेटेंट। तो पेटेंट लेकर ही, उसका एक अधिकार पत्र लेकर ही किसी जैविक संसाधन का उपयोग किया जाता है, लेकिन अगर बिना अधिकार पत्र लिए उसका उपयोग किया जाता है तो कहलाता है बायोपायरेसी, जैविक डकैती। पायरेसी का मतलब डकैती। अगला क्वेश्चन है, नागफनी के पौधों में पत्तियां कांटों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं। तो नागफनी कैसा पौधा है, मरुस्थलीय पौधा है, ज़ीरोफिटिक प्लांट है। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, जिससे नागफनी में पानी की कमी ना होने पाए, उसका पानी सब हवा में उड़ न जाए भाप बन के, तो इसको रोकने के लिए, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए, किसके लिए, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्या होता है कि पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, WWF और IUCN का पूरा नाम लिखिए। तो WWF क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो WWF क्या है, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित संस्था है, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, इसका पूरा नाम। दूसरा है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका फुल फॉर्म है। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको बताया, इनको आप तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे आप महत्वपूर्ण प्रश्न लिखें। कल आपको बताएंगे जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न लघु उत्तरीय हैं या दीर्घ उत्तरीय हैं, उनके बारे में बताएंगे, शॉर्ट में बताएंगे। कोर्स का आपका कोई भी टॉपिक शेष न रहे, सारे कोर्स के टॉपिक आपको तैयार होंगे।